हेलो फ्रेंड्स, माइक्रोवेव एंड रडार इंजीनियरिंग के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 में माइक्रोवेव डिवाइसेस। तो बेसिकली माइक्रोवेव डिवाइसेस में हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर क्या होता है, उसके ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, कैरेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद मल्टी कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर के बारे में पढ़ा था। आज हम शुरुआत करेंगे रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये भी एक माइक्रोवेव डिवाइसेस है। ये बेसिकली एक ऑसिलेटर है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन ऑसिलेटर। ये माइक्रोवेव ऑसिलेटर है। बेसिकली माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज जनरेट करता है। तो ये रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक लो पावर लो एफिशिएंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है। इसकी यदि कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये इसकी फ्रिक्वेंसी 1 to 25 गीगाहर्ट्ज होती है, पावर 10 to 500 मिलीवॉट होती है, इसीलिए इसको लो पावर बोल रहे हैं, लो पावर माइक्रोवेव ऑसिलेटर। एफिशिएंसी 20 से 30% के बीच में होती है। और जबकि जो आपका इससे पहले आपने पढ़ा था टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन, उसकी एफिशिएंसी लगभग 60% थी, इसलिए कह सकते हैं इसकी एफिशिएंसी टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन के रिस्पेक्ट काफ़ी कम होती है, इसलिए इसको बोल रहे हैं लो पावर लो एफिशिएंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर। और इसमें बेसिकली दो कैविटी की जगह एक ही कैविटी यूज़ की जाती है। जो आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है उसमें सिंगल कैविटी यूज़ की जाती है। इसमें सिंगल कैविटी से इलेक्ट्रॉन 2 बार पास होते हैं। तो बेसिकली जो टू कैविटी क्लेस्ट्रॉन एम्पलीफायर था उसमें 2 कैविटी थी, और जो आपका रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन है उसमें एक ही कैविटी है। इसकी कंस्ट्रक्शन की यदि हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन में आप देख सकते हैं कि इसमें एक जो कैविटी है वो एक ही टाइप की है, वो एक ही है, वो एनोड बनाई गई है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। तो इसमें एक कैविटी कम की गई है। इसमें जो कैविटी है उसको एनोड बनाया गया है विद रिस्पेक्ट टू कैथोड। कैथोड पर नेगेटिव वोल्टेज है, एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है। और इसमें जो लास्ट में कलेक्टर है उसको रिपेलर से रिप्लेस कर दिया गया है। इसमें रिपेलर में जो वोल्टेज है वो नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की गई है, उसमें हाईली नेगेटिव वोल्टेज अप्लाई की गई है। मतलब जो आपकी वीके बैटरी है वो कम वोल्ट की है और वीआर बैटरी ज़्यादा वोल्ट की, मतलब हाईली नेगेटिव वोल्टेज में रिपेलर में लगाया गया है। आउटपुट जो है हम इसमें कैविटी से ले रहे हैं, और कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो आप कि जो रिपेलर स्पेस में जाते हैं और वो कुछ दूरी तय करके वापस आ जाते हैं कैविटी में। तो इसकी प्रिंसिपल को एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम इसकी प्रिंसिपल को समझने से पहले एक चीज़ मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। यदि हम किसी बेसिकली कोई एक आपके पास बॉल 3 बॉल हैं, उनको हम ऊपर फेंकते हैं, ऊपर फेंकेंगे तो यदि कोई बॉल है उसमें पहली बॉल है उसको आप बहुत तेज़ी से फेंकते हैं, उसके बाद दूसरी बॉल जो है थोड़ी कम स्पीड से, और उसके पश्चात जो तीसरी बॉल है उसको उससे भी कम स्पीड से फेंकते हैं। तो तीनों जो बॉल हैं वो एक एक करके एक साथ आपके पास आ जाएंगे, लेकिन उनकी स्पीड बेसिकली आपने जिसको ज़्यादा स्पीड से फेंका था वो ज़्यादा ऊंचाई तक होके आएगी। जो आपकी उसके बाद वाली बॉल है जिसको आपने कम स्पीड से फेंका है वो उससे कम ऊंचाई तक होके आएगी, और जो सबसे लास्ट में जो बॉल फेंकी है जो सबसे कम स्पीड से फेंकी है वो सबसे कम ऊंचाई तक होकर के आएगी, और वो तीनों एक साथ आपके पास आ जाएंगी। तो इसी एग्जाम्पल को समझ के हम इसमें भी देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ होंगे वो बेसिकली रिपेलर स्पेस में कितनी दूर तक जाएंगे वो ऊंचाई से उसको कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी वो रिपेलर स्पेस में ज़्यादा दूर तक होकर वापस आएगा, क्योंकि रिपेलर पर नेगेटिव वोल्टेज है तो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। और जो इलेक्ट्रॉन जिनकी स्पीड कम होगी वो कम स्पीड से जाएंगे, उनको रिपेलर ज़्यादा अच्छे से रिपेल कर पाएगा और वो कम दूरी ही तय करके वापस आ जाएंगी एनोड कैविटी के पास। तो ये एक जस्ट एक मोटा प्रिंसिपल मैंने आपको समझाने की कोशिश की है एक एग्जांपल लेके कि रिपेलर की जो वोल्टेज है वो रिपेल कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन की स्पीड पर डिपेंड करते हुए वो कितनी इलेक्ट्रॉन दूरी तय कर पाएंगे, वो कम दूरी या ज़्यादा दूरी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्पीड से जा रहे थे वो ज़्यादा दूरी तय करके आएंगे, और जो कम स्पीड से जा रहे थे वो कम दूरी तय करके आएंगे। उनकी टाइमिंग पे भी डिपेंड करेगा कि वो किस टाइम पे चले थे। तो उनकी बंचिंग भी होती है, और बेसिकली उस बंचिंग से ही हमें इसमें जो हमें कैविटी में सिग्नल मिलेगा वो बंचिंग के आधार पर ही मिलता है। तो ये समझने के बाद हम इसको थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इसमें सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताई है और ये क्या होता है वो बता दिया है। एक लो पावर लो एफिशिएंसी माइक्रोवेव ऑसिलेटर होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, और इसकी कंस्ट्रक्शन में ही डायग्राम आ गया है। अब बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन में यही चीज़ जिसके बारे में लिखना होता है, रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। ये फिगर 2.5a राहुल भारद्वाज की बुक एशियन पब्लिकेशन से लिया गया है।
कंस्ट्रक्शन है इसमें। 2 कैविटी क्लेस्ट्रॉन की तरह इसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। इसकी गन थोड़ी छोटी होती है और इसकी जो डिवाइस है वो भी छोटी होती है, इसलिए इसमें बीम की फोकसिंग ना करें तो भी काम चलेगा, मतलब फोकसिंग ऑफ बीम इज़ नॉट नीडेड। इसमें सिंगल कैविटी ट्यूब है ये, और इसमें कैथोड वोल्टेज की यदि बात कर रहे हैं तो वोल्टेज जो है रिपेलर वोल्टेज से बहुत ज़्यादा है। बेसिकली जो रिपेलर पर वोल्टेज नेगेटिव में अप्लाई की है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है, या फिर कह लीजिए कि कैथोड की वोल्टेज रिपेलर की वोल्टेज से बहुत ज़्यादा है। और जो कैथोड की वोल्टेज है वो कैविटी या एनोड वोल्टेज से कम है। इसमें जो ग्रेटर देन के सिंबल हैं कैथोड वोल्टेज में डबल लगाया गया है, और कैथोड वोल्टेज जब लेस देन कैविटी वोल्टेज है तब सिंगल लगाया गया। इसका मतलब ये आप समझ सकते हैं कि कैथोड वोल्टेज और रिपेलर वोल्टेज का डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंस या विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैथोड वोल्टेज एंड एनोड वोल्टेज। मतलब हमने जो शॉर्ट में बताया था कि वी का मैग्नीट्यूड जो है वो कम है और VRR का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, मतलब नीचे वाली बैटरी बड़ी है जो VRR है और V की बैटरी उसका वोल्टेज छोटा है। तो बेसिकली उसका कारण भी मैंने आपको समझाया कि रिपेलर वोल्टेज को रिपेल करना होता है हाई वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स को, इस वजह से उसकी वोल्टेज ज़्यादा रखी जाती है। कैथोड से इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न करके इस बीम को कैविटी की ओर एक्सलेट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो कैथोड है उससे इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट की गई है और उस बीम को कैविटी की ओर, जो आपकी कैविटी बनी है एनोड, उसको ओर एक्सलेट किया जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव वोल्टेज है और कैविटी एनोड पर पॉजिटिव वोल्टेज है, तो वो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को जिस पर नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा। कैविटी पर पॉजिटिव वोल्टेज है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव वोल्टेज है। पॉजिटिव वोल्टेज ऑफ द कैविटी अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स विच आर बेसिकली नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट हुई है वो कैविटी की ओर एक्सलेट की जाती है, क्योंकि कैविटी पर वोल्टेज पॉजिटिव होता है और वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करती है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स इस कैविटी के गैप से पास होकर ओवरशूट करके रिपेलर की ओर मूव करने लगते हैं। बेसिकली क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, रिपेलर पर नेगेटिव वोल्टेज होने के बावजूद भी और कैविटी में जो पॉजिटिव वोल्टेज है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे, और उसको अट्रैक्ट होने के बाद क्योंकि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है तो कैविटी को ओवरशूट करके वो आगे रिपेलर की ओर मूव करने लगते हैं। रिपेलर की ओर मूव करने लगेंगे। रिपेलर पर चूंकि हाईली नेगेटिव वोल्टेज है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करता है, क्योंकि सेम चार्जेस रिपेल, रिपेलर पर भी नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं जो रिपेलर है। और इलेक्ट्रॉन जो है रिपेलर से प्रतिकर्षित मतलब रिपेल होकर कैविटी गैप से कुछ दूर जाकर जो है वापस लौट आते हैं, मतलब थोड़ी ही डिस्टेंस वो कवर करेंगे कैविटी गैप के बाद रिपेलर की तरफ जाकर, और वो वापस रिपेलर से जो है गैप की तरफ वापस आने लगते हैं। तो ये जो स्पेस है जिसको रिपेलर स्पेस कह रहे हैं वो स्पेस है कैविटी और रिपेलर के बीच का, तो वो कुछ ही डिस्टेंस कैविटी से कवर करेंगे रिपेलर की तरफ। और क्योंकि आगे नेगेटिव वोल्टेज बहुत बड़ी रखी हुई है, बैटरी का नेगेटिव जो है वोल्टेज है बेसिकली नेगेटिव चार्ज कह सकते हैं, तो नेगेटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज रिपेल करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन वापस आने लगते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन जो वापस आए हैं, वापस हुए इलेक्ट्रॉन्स एनोड मतलब कैविटी में डिसिपेट होते हैं। यदि वोल्टेज प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दी जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स कैविटी गैप को ज़्यादा एनर्जी रिटर्न करते हैं। मतलब जैसे जैसे आप प्रॉपर मैचिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड और बेसिकली वोल्टेज की, तो ये जो है कैविटी गैप को ज़्यादा एनर्जी रिटर्न कर सकते हैं। तो उस एनर्जी से ज़्यादा जो गैप को जस्ट पार करने पर इनकी थी, जो बेसिकली जो एनर्जी वो लेके गए थे जब उन्होंने अपनी ट्रैवलिंग शुरू करी थी गैप को जस्ट पार करने पर, उससे ज़्यादा एनर्जी लेकर वो आएंगे, रिटर्न करेंगे। यदि वो बेसिकली ज़्यादा जोर से उसको धक्का मिला है रिपेलर की तरफ से, जिस स्पीड से वो जा रहे थे उससे ज़्यादा स्पीड से धक्के से वो वापस आएंगे, यदि हमने वोल्टेज जो आपकी रिपेलर वोल्टेज है उसको प्रॉपर्ली एडजस्ट कर दिया तो, और एनोड वोल्टेज को और कैविटी कैथोड वोल्टेज मतलब तीनों वोल्टेज या बेसिकली दोनों बैटरी की वैल्यूज़ को हमने प्रॉपर्ली एडजस्ट किया है तो वो ज़्यादा एनर्जी कैविटी गैप को दे सकते हैं, और आउटपुट पर कंटिन्यूड ऑसिलेशन प्राप्त होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली माइक्रोवेव जनरेशन का कॉन्सेप्ट है। इसकी वर्किंग को समझने के लिए पहले एप्पल गेट डायग्राम हमने ड्रॉ किया है। ये एप्पल गेट डायग्राम 2.5b एप्पल गेट डायग्राम फॉर रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन।
ये आप किसी बुक से देख सकते हैं, जैसे सैमुअल वाइल लिया बुक है टेक्स्ट बुक, वो आपको मैं इसकी डिस्क्रिप्शन लिंक में भी दे दूंगा। बुक ये स्टैंडर्ड बुक है माइक्रो डिवाइस एंड सर्किट्स, या फिर आपके पास जो बुक होगी जो आपकी लोकल राइटर बुक है जैसे राहुल वाधवा जी की बुक है उसमें भी मिल जाएगा, उसका डायग्राम लिया गया है। क्योंकि आपके पास इजीली अवेलेबल आप उसी से पढ़ते हैं तो इसलिए मैंने उसी डायग्राम को वहाँ से लिया है राहुल वाधवा जी बुक से। ये रिपेलर स्पेस में जो इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग है वो दिखाई गई है, और ये पोजीशन ऑफ गैप है जहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन्स पास होते हैं और वो वापस फिर गैप पर भी आ जाते हैं। तो ये कुछ डिस्टेंस रिपेलर स्पेस में कवर करेंगे फिर वापस आ रहे हैं, तो इसको दिखाया गया है फर्स्ट डायग्राम में ऊपर, और नीचे वोल्टेज अक्रॉस गैप दिखाया गया है। तो ये इसमें रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए उसको माना जाता है जो कि जब गैप वोल्टेज 0 है और नेगेटिव तरफ जा रहा है, ठीक है। और इसमें बंचिंग टाइम दिखाया गया 1 and 3/4 साइकिल, और ये बंच दिखाया गया है। और इलेक्ट्रॉन बंच कहाँ हो रही, बंचिंग कहाँ हो रही है, तो ये डायग्राम तब समझ आएगा जब थोड़ा सा इसके वर्किंग के बारे में स्टडी करेंगे। यहाँ जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन है ए है, वो उस इलेक्ट्रॉन को लेते हैं जब कैविटी पर 0 वोल्टेज जब उस समय पास कर रहा हो प्लस नेगेटिव की ओर वोल्टेज जा रही हो, तो उसको पॉइंट ए से दिखाया गया है। रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए हमने वहाँ लिया है जहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस गैप जो है वो 0 है और नेगेटिव की ओर जा रहा है, ठीक है। तो इसी को लिखा जाता है ऐसे। यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए वह इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कैविटी से तब पास होता है जब गैप वोल्टेज 0 हो और नेगेटिव की ओर जा रही हो, जैसे पॉइंट ए एग्जाम्पल के लिए है। अब चूंकि इस पर वोल्टेज कॉन्सेप्ट वही लगेगा जो हमने कैविटी में देखा था कि वोल्टेज जो है इसमें एक बार सिग्नल हमारा थोड़ा ये वैल्यू देख लेंगे, उसके हिसाब से इसमें समझ सकते हैं कि ए पर 0 वोल्टेज है तो ये सेम स्पीड से जाएगा और रिपेलर से जो रिपेलर है उससे रिपेल होके प्रतिकर्षित होके वापस आ जाएगा गैप पर। और जो बी है उस पर वोल्टेज पॉजिटिव है, वो ए से टाइम जो है उसका जाने का कम है, मतलब वो पहले गया है। यदि ए टी बराबर 1 पे गया है तो बी टी बराबर 0 पे गया है, सी टी बराबर 2 पे गया है, ठीक है। तो बेसिकली बी पर वोल्टेज पॉजिटिव है और वो जो है पहले गया है और उसको जो है ज़्यादा स्पीड दी गई है क्योंकि वोल्टेज उस समय पॉजिटिव है। सी बाद में गया है लेकिन उसको वोल्टेज नेगेटिव की स्पीड कम है, तो वो इसी हिसाब से डिस्टेंस कवर करके वापस आएंगे और एक जगह मिलेंगे। तो उसको समझ सकते हैं कैसे, लाइन बाय लाइन कैसे लिखेंगे। यहाँ रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए वह इलेक्ट्रॉन लेते हैं जो कैविटी से तब पास होता है जब गैप वोल्टेज 0 है और नेगेटिव की ओर जा रही है, पॉइंट ए है। यह इलेक्ट्रॉन ए बिना एक्सलेट हुए गैप से गुजरेगा, बिल्कुल सही बात है। हमने अभी बात करें कि वोल्टेज 0 इसलिए उसमें कोई भी एक्सलेशन नहीं होगा, बिना एक्सलेशन से गैप से गुजरेगा तथा रिपेलर स्पेस में घूमकर कुछ समय बाद वापस लौट आएगा। मतलब वो बेसिकली अपनी स्पीड की वजह से कुछ डिस्टेंस आगे कवर कर लेगा लेकिन आगे उसे नेगेटिव वोल्टेज मिलेगा और नेगेटिव वोल्टेज से इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस रिपेल। तो जो नेगेटिव चार्ज ऑन द रिपेलर है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी तय करके अपनी एनर्जी के हिसाब से, जितनी एनर्जी उसमें थी 1/2 mv² क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी है, उसके हिसाब से वो आगे चल पाएगा और जहाँ तक उसकी एनर्जी लगभग वेलोसिटी जब 0 हो जाएगी वापस फिर वो चलेगा रिपेल होके, धक्का मार के चलेगा क्योंकि जो रिपेलर है उसको धक्का मार के वापस भेज देगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं वो कुछ समय जो है रिपेलर स्पेस में घूमेगा और वापस वो आ जाएगा, लौट जाएगा। इलेक्ट्रॉन बी की यदि बात करें तो वी इस पर पोजीशन हम देख सकते हैं डायग्राम में, वो पॉजिटिव वोल्टेज है और सी पर नेगेटिव वोल्टेज है। तो इलेक्ट्रॉन बी की हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन ए से थोड़ा पहले गैप को पास करता है क्योंकि ये अभी हमने बात करी थी कि ए यदि टी बराबर 1 पर है तो बी टी बराबर 0 पर है, तो इसका मतलब बी जो है टाइम स्केल में पहले है, मतलब वो पहले जो है गैप को पास कर लेता है। इलेक्ट्रॉन बी इस इलेक्ट्रॉन ए से थोड़ा पहले गैप को पास करता है और ये जब क्योंकि पहले पास करता है और उस समय इलेक्ट्रॉन जो जब पास कर रहा है तो वो पॉजिटिव वोल्टेज है गैप वोल्टेज, तो इस समय पॉजिटिव वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बी जो है वो उसको एक्सलेशन मिल जाता है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन बी एक्सलेटेड होगा और यह रिपेलर स्पेस में क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा होगी तो ये ज़्यादा दूर तक जा सकता है, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। रिपेलर स्पेस में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट से
रेस्पेक्ट में ज़्यादा समय तक रहेगा, ज़्यादा दूरी तय करके वापस आएगा। यह रिपेलर स्पेस में इसकी एनर्जी क्योंकि ज़्यादा है, 1/2 ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा। रिपेलर जो है उसको रिपेल करेगा, लेकिन स्पीड चूँकि ज़्यादा, इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करके आएगा। रिपेलर स्पेस में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए से कुछ अधिक समय ज़्यादा दूर तक जाकर या कुछ अधिक समय तक रहकर आएगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन बेसिकली रिपेलर पर नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसको हाईली नेगेटिव है, लेकिन उससे पहले ही रिपेल होकर आ जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन द स्पीड। कितनी डिस्टेंस कवर करता है, स्पीड पर डिपेंड करता है, ठीक है। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन सी को देखेंगे तो वो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए से थोड़ा बाद में गया है और उसमें जो है कैविटी, बाद में कैविटी गैप को उसने पास किया है, तो इस समय नेगेटिव वोल्टेज है, तो उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन सी रिटार्ड हो जाएगा, मतलब उसकी स्पीड कम हो जाएगी और ये रिपेलर स्पेस में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कुछ कम दूरी तय करके आएगा। रिपेलर स्पेस में रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ए से कुछ कम समय रहकर या कुछ कम दूर तक जाकर वापस आएगा, कुछ कम दूरी तय करके वापस आएगा। तो ये जो दूरी है उसको हमने यहाँ ऊपर हाइट से दिखाया, रिपेलर स्पेस में कितनी दूरी वो तय कर रहा है। ए के रेस्पेक्ट में बी जो है ज़्यादा दूरी तय करके आ रहा है क्योंकि उस पर पॉजिटिव वोल्टेज है उस समय गैप में, और सी जो है वो कम दूरी तय करके आ रहा है क्योंकि उस समय ए के रेस्पेक्ट में नेगेटिव वोल्टेज है। और लेकिन वो अपनी टाइमिंग की वजह से सेम टाइम पे जो है वापस एनोड कैविटी पे आएंगे जहाँ पर बंचिंग हो रही है। इसी वजह से इसमें बंचिंग होती है, तो इसमें वेलोसिटी मॉड्यूलेशन भी है, करंट मॉड्यूलेशन भी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से। तो इन शॉर्ट में ये कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकता है, ये केवल 3 इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल लेके बताया गया, लेकिन ये रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में सभी इलेक्ट्रॉन को लेकर समझा जा सकता है। तो इसमें लिख सकते हैं कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन से पहले गैप को पास करने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेलर स्पेस में कुछ ज़्यादा समय तक रहेंगे और रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद गैप को पास करने वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेलर स्पेस में कुछ कम समय तक रहेंगे। मतलब जो गैप को पहले पास करते हैं वो ज़्यादा दूर तक होके आएंगे, उस समय वोल्टेज पॉजिटिव होगा क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ज़्यादा समय तक रहेंगे। और इलेक्ट्रॉन रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के बाद गए हैं उस समय जो है वो कुछ कम समय तक रह के आएंगे क्योंकि स्पीड कम होती है और उस समय नेगेटिव वोल्टेज होने की वजह से वो रिटार्ड हो जाते हैं, तो वो कुछ कम समय तक मतलब कम दूरी तय करके ही वापस आ जाएंगे। तो लेकिन फाइनली वो आएंगे घूम फिर के वापस ही। तो ये सारी पोजीशन ऐसी बन रही है जैसे कि वो बंचिंग उसमें होनी है। तो रिपेलर स्पेस में बंचिंग के लिए स्थितियाँ अनुकूल हैं और बंचिंग होती है इसमें, और बंचिंग जो है एक साइकिल में एक बंच बनता है और बंचिंग जो है इसमें, लेकिन इसमें पूरी कंप्लीट नहीं होती है क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स एक कंप्लीटली बंच नहीं हो पाएंगे, तो बंचिंग जो है कंप्लीट नहीं होती, इसलिए इसकी एफिशिएंसी कम होती है। एफिशिएंसी इसके लिए कम क्यों होती है? क्योंकि रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन में बंचिंग पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाती, इससे इसकी एफिशिएंसी जो है मल्टी कैविटी क्रिस्टलों की तुलना में बहुत कम होती है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक में भी देखा था कि इसकी एफिशिएंसी 20-30% है, और जबकि 2 कैविटी क्रिस्टलों या मल्टी कैविटी क्रिस्टलों में हम देखा था उसकी एफिशिएंसी इसके रेस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा, लगभग 60% है, ठीक है। तो फाइनली होगा क्या कि इसकी बंचिंग कंप्लीट ना होने की वजह से एफिशिएंसी कम होती है। और इसमें हम एक ट्रांजिट टाइम को एक्स्ट्रा टॉपिक है वो एक बार देख सकते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन देखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख ली, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल देख लिया, कंस्ट्रक्शन देख ली है। तो कंस्ट्रक्शन, ऑपरेटिंग प्रिंसिपल और बेसिकली इसकी वर्किंग, इसमें हमने इसका डायग्राम और एप्पल गेट डायग्राम हमने देखा। ये एप्पल गेट डायग्राम है और इसकी कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने इसकी देख ली है। अब इसमें हम एप्लीकेशन में जाने से पहले इसका एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, ट्रांजिट टाइम, जो कि आपको डिटेल में स्टडी तो नहीं करना है मैथमेटिकली, लेकिन एक शॉर्ट में उसका आपको ओवरव्यू उसका बता देते हैं। इसमें फिगर 2.5c जो है ये ऊपर दी गई है। इसमें बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमने अभी बात करी थी कि रेफरेंस इलेक्ट्रॉन तब लेते हैं बेसिकली सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्राप्त करने हेतु। यहाँ आपको डिटेल में आपकी इसकी मैथमेटिकल डिटेल नहीं है, इसलिए आपको इतना डिटेल में हम नहीं बता सकते कि इसकी
ट्रांजिट टाइम ऑप्टिमम कैसे निकालेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू पता होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो वोल्टेज अक्रॉस गैप की यदि कोई डाउट पूछ सकते हैं इसमें बच्चे कि इसमें वोल्टेज अक्रॉस गैप कहाँ से आएगा जब कोई सिग्नल ही अप्लाई नहीं किया गया है, क्योंकि जो ऑसिलेटर है इसमें बिना सिग्नल के बिजली कोई इनपुट सिग्नल अप्लाई नहीं किया गया, आउटपुट मिलना चाहिए। और जबकि हम बात कर रहे हैं कि इसमें कैविटी वोल्टेज अप्लाई, उस पर वैल्यू पर डिपेंड करके इलेक्ट्रॉन्स फास्ट होंगे या स्लो होंगे। तो बेसिकली हमने जितने भी ऑसिलेटर बेसिक कक्षाओं में पढ़े हैं कि उसमें नॉइज की वजह से कुछ ना कुछ पर्टिकुलर स्टार्टिंग हो जाती है, उसके बाद वो ऑसिलेशन मेंटेन होने चाहिए। तो यहाँ हम वही बात कर रहे हैं कि मेंटेन होने वाली बात कर रहे हैं कि सस्टेन्ड ऑसिलेशन प्राप्त करने के लिए बेसिक ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम कितना होना चाहिए, मतलब वो ट्रेवल टाइम कितना होना चाहिए, वो सिग्नल पीरियड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। जितना सिग्नल के पीरियड हमें, जो सिग्नल हमें प्राप्त होने वाला है उसके पीरियड के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि ट्रांजिट टाइम कितना होना चाहिए, ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम। तो बेसिकली ट्रांजिट टाइम का मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन्स गैप पास करेंगे और उसके बाद रिपेलर स्पेस में घूमकर वापस आएंगे, उसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है रिफ्लेक्स इलेक्ट्रॉन से सस्टेन्ड ऑसिलेशन ताकि प्राप्त होते रहें। उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स गैप पास करके रिपेलर स्पेस में घूम के वापस आएंगे, उसमें कितना टाइम लगेगा, वो टाइम जो है एक टाइम होता है ट्रांजिट टाइम। वो टाइम ऑप्टिमम टाइम होना चाहिए, जिससे कि जो हमारा, जिसको हम ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम कहेंगे, जिससे हमारे सस्टेन्ड ऑसिलेशन मिलते रहें, मेंटेन रहें ऑसिलेशंस। तो इसके लिए रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का जो बेस्ट डिपार्चर टाइम है वो दिखाया गया है और बेस्ट अराइवल टाइम्स भी दिखाए गए हैं। बेस्ट डिपार्चर टाइम कोई भी टाइम होगा जब कि वोल्टेज जो है बेसिकली उस समय रेफरेंस इलेक्ट्रॉन का बेस्ट डिपार्चर टाइम वो माना जाता है जब RF वेव 0 पर हो और नेगेटिव की ओर जा रही हो। और बेसिकली बेस्ट अराइवल टाइम वो होगा जब RF वेव अपनी पॉजिटिव पीक पर हो, लेकिन उस समय जो साइकिल है वो इलेक्ट्रॉन कितने साइकिल बाद वापस लौट कर आना चाहिए, जो RF सिग्नल है उसकी या तो 1 + 3/4 या 2 + 3/4 या 3 + 3/4 साइकिल, मतलब n + 3/4 साइकिल, जहाँ पे n एक इंटीजर है। ठीक है, तो n एक डिफरेंट मोड्स कहलाता है, n एक इंटीजर है। ये ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम होगा, T ऑप्टिमम = n + 3/4 × T, मीन्स जहाँ पर T क्या है, टाइम पीरियड है, T ऑप्टिमम ट्रांजिट टाइम है। अब इसकी बात करें एप्लीकेशन की, तो एप्लीकेशन इसकी बहुत सारी होती है, जैसे लेबोरेटरी में माइक्रोवेव मेजरमेंट्स के लिए, और मिलिट्री और एयरबोर्न डॉप्लर रडार में, मिसाइल्स में, लोकल ऑसिलेटर इन माइक्रोवेव रिसीवर्स, ये बहुत मेन एप्लीकेशन है इसकी, लोकल ऑसिलेटर इन माइक्रोवेव रिसीवर्स, और सिग्नल सोर्स इन माइक्रोवेव जनरेटर्स, पंप ऑसिलेटर फॉर पैरामेट्रिक एम्पलीफायर्स, और इसके अलावा इसमें फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड ऑसिलेटर इन पोर्टेबल माइक्रोवेव लिंक्स में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी इसकी एप्लीकेशंस हैं। तो आज हमने देखा रेफरेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, उसका बेसिक प्रिंसिपल वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, और उसमें एप्पल गेट डायग्राम, उसके थ्रू हमने इसकी वर्किंग समझाई और उसकी बेसिकली एप्लीकेशंस और ट्रांजिट टाइम के बारे में देखा। थैंक यू।